दिल्ली के राजेंद्र नगर रुक करते हैं। मेरी सहयोगी सुमेरा खान वहां पर मौजूद है। इस वक्त रियलिटी क्या है? ओवर टू यू सुमेरा। जी सुरभि, हम यहाँ मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और यहाँ पर हम आज सुबह से लगातार, बल्कि हम कल भी यहाँ पर थे। TV9 भारतवर्ष लगातार यहाँ से कवरेज कर रहा है न्यूज़ के, हमारे तमाम और रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं। लेकिन मैं कल भी यहाँ पर बहुत समय मैंने बिताया। आज सुबह से मैंने सिर्फ यहीं पर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है यहीं पर समय नहीं बताया, बल्कि हमने कोशिश की कि हम अंदर गलियों में जाएँ, एक्चुअली लोगों को, छात्रों को क्या समस्याएँ हैं वो समझने की कोशिश करें और वो भी सामने लाने की कोशिश करें कि ये एक समस्या नहीं है, यहाँ चौतरफा समस्याएं हैं छात्रों को और उनके लिए यहाँ पर पढ़ाई करना कितना मुश्किल है और उसमें किस तरह से एक पूरा सिस्टम काम करता है कि कैसे उस छात्र से उसे हर सुविधा जो वो लेना चाहता है पढ़ाई के लिए, उससे कैसे पैसे वसूले जाएं, इसके लिए पूरा सिस्टम काम करता है। यानी उसे अगर फोटोस्टैट कराना है, उसे कोई कॉपी चाहिए, उसे लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, खाना चाहिए, उसे लाइब्रेरी चाहिए, पढ़ने के लिए सुकून की जगह चाहिए, सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए, पानी चाहिए, पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, हर चीज़ के लिए उससे पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, पैसे वसूले जाते हैं, एग्जॉर्बिटेंट पैसे वसूले जाते हैं, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई नॉर्म्स नहीं है, वो कोई तय नहीं करता है। कोई भी कुछ भी वसूल रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है जो यहाँ बात करके लोगों से समझ में आई है, वो ये कि सिर्फ यही नहीं कि ये सिस्टम में उनसे पैसे वसूलने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, कोई उनको रोकने टोकने के लिए नहीं है, कोई ये कहने के लिए नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है जहां वो जाके कह सके कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ किसी ब्रोकर ने पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, 6 महीने का एडवांस ले लिया, वापस नहीं किया, कमरा खाली नहीं कर सकता है अगर वो वहाँ से जाना चाहता है। तो ये तमाम समस्याएं, हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, हमने भी कोशिश की कि हम जाकर समझने की कोशिश करें कि छात्रों को यहाँ समझ में ये आता है कि आप एडमिशन लेने से लेकर तब तक जब तक यहाँ से निकलेंगे, आपको हर जगह आपसे पैसे वसूलने का सिस्टम है और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, सिफर है। पहला तो मैं अपना सेंटिमेंट यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बिहार जो स्टूडेंट्स हैं जो एक छोटे से गांव से उठकर एक शहर में अपने सपने पूरे करने आते हैं। बेसिकली आई कम फ्रॉम मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। आप लोगों ने सुना, वो बहुत इनफेमस है। यू पिक एनी डेटा एंड इट हैज़ बीन अवार्डेड द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो हम उन जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने के लिए शहर आते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम इन कैपिटलिज्म का विक्टिम बन जाते हैं तो हमारा जो होप बचा है थोड़ा बहुत भी हम कहाँ पूरा करेंगे? पहला तो ये। दूसरा जो मेरे पास है, आई हैव गॉट दिस कॉपी ऑफ द प्राइमल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सारी चीज़ें, इसमें से हमको एक चीज़ प्रोवाइड नहीं हुई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कुछ नहीं। ना लिबर्टी, यहाँ पुलिस हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे साथ 3-4 दिन में हुई है, पूरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पहला तो ये है। और दूसरा जो यहाँ पर जो जैसे लाइब्रेरीज़ का जो है, लाइब्रेरीज को आप देखोगे तो यहाँ कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज होता है पर मंथली लाइब्रेरी का। यहाँ पर होना चाहिए कि पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए हर स्टूडेंट को, मिनिमल कॉस्ट पर। पहले हम ये नहीं बोले फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मिनिमल कॉस्ट पर होना चाहिए। पहला ये है। दूसरा ये कि हमको एक असेंबली में एक रेगुलेशन बिल पास करना चाहिए रेंट्स को लेके। जो ब्रोकरेज जो होते हैं, मिडलमैन जो होते हैं, इतना पैसा वो लोग खाते हैं, स्टूडेंट्स के पास क्या बचता है फिर उनका। और दूसरा हमको रेंट रेगुलेशन कि इसमें कि इंडेफिनिट हाइक नहीं होना चाहिए रेंट में, 50% कैप भी होना चाहिए कोचिंग को लेके भी और रेंट्स को लेके भी। और दूसरा एक कंसर्न ये है कि जो ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फीस में, तो ऑनलाइन कोचिंग जो इसका फीस भी कम होना चाहिए। इनका 1.5 लाख रुपए लेते, 2 लाख ऑफ कर लेते। ये जो बता रहे हैं ये तमाम समस्याएं, इन समस्याओं को ही हमने देखने की कोशिश की थी। जो उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, नॉमिनल कॉस्ट पर होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया गया है? क्यों ये प्राइवेट लाइब्रेरीज चल रही हैं और एक लाइब्रेरी के ये प्रकाश में आने के बाद तमाम जो बेसमेंट लाइब्रेरीज हैं उन्हें बंद किया गया। लेकिन फिर उससे भी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। सिस्टम देखिए कैसे काम करता है। अब जो 2nd फ्लोर पर लाइब्रेरी है, जो 3rd फ्लोर पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर दुगने पैसे वसूले जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो आपने सीट रिजर्व करने के लिए पैसा दिया था, आपको जो नॉन रिजर्व सीट है उसको कह दिया गया कि रिजर्व सीट है। यानी अभी भी वो सिस्टम काम कर रहा है छात्रों से पैसे वसूलने के लिए। और सरकार का कोई सिस्टम, MCD का सिस्टम, प्रशासन का कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता है। क्या है लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। NHRC ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। NHRC ने संज्ञान लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। क्या स्थिति है यहाँ पर इसको लेकर? उम्मीद यही है कि रिपोर्ट ही सिर्फ नहीं आएगी, रिपोर्ट आने के बाद उस पर कोई एक्शन भी होगा, उस पर कोई कार्रवाई भी होगी, स्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि स्थितियाँ बदलनी चाहिए। ये जो स्थिति है जिसमें ये छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें वो रह रहे हैं, एक साल में लगभग एक छात्र 10 लाख रुपए तक खर्च करता है, पढ़ाई से लेकर रहना, खाना पीना, ये सब कुछ।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या उसके लिए तब आती है जब वो पढ़ाई के लिए एकांत की एक जगह ढूंढता है, जैसी जगह वो छात्र ढूंढ रहे थे तब जबकि मौत ने उनको अपने आगोश में ले लिया। ऐसी ही लाइब्रेरी यहाँ तमाम है जो बेसमेंट में काम करती हैं। और क्यों छात्र वहाँ जाते हैं ये देखिए मेरी इस रिपोर्ट में जो हमने कुछ देर पहले यहाँ से फाइल की। एक इमारत नहीं है जिसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई हो। यहाँ लगभग हर इमारत में, हर बिल्डिंग में बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। वहाँ वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और उसके लिए फिर मुंह मांगे पैसे वसूले जाते हैं। एक सीट के लिए आपको पहले लाइब्रेरी के लिए लगभग 2000 रुपये देने पड़ते हैं, फिर आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको लॉकर लेना है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। और देखिए ये बंद कर दी गई हैं। और इस तरह की तमाम इस पूरी सड़क पर लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें इस वक्त पोस्टर्स भी हटा दिए गए हैं, बैनर्स भी हटा दिए गए हैं, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय मीडिया ये खबर दिखा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कितने दिन में वापस ये फिर शुरू हो जाएंगे, कितने दिन में वापस फिर यही समस्या सामने आएगी। आप मुझे बताइए कि इस लाइब्रेरी में बेसमेंट में जाकर बच्चे पढ़ते कैसे और क्यों वो बेसमेंट की लाइब्रेरी में, उन्हें भी तो मालूम होगा ना कि ये रिस्की है, तो फिर क्यों वो मजबूर हैं कि वो 2000 रुपये देकर बेसमेंट की लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं? मैम मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ इधर सालवान के पास। तो मैम मेरा छोटा सा रूम है 11,000 का। तो उसमें क्या होता है मैम, 4th फ्लोर पे एक तो और थोड़ा सफोकेशन टाइप होता है, तो कुछ टाइम तक ही पढ़ पाता है बच्चा क्योंकि तो सीधे छत पर है, बिल्कुल छत पे और सीधा धूप आती है। अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हर वक्त एसी चलाएंगे तो मैम बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी में आते हैं ताकि पढ़ने के लिए वहाँ आ जाए। ताकि एक ये रीज़न है कि जैसे आप सबको पता है कि यहाँ रूम बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ। तो कोई भी बंदा यहाँ पे 2 या 3 शेयरिंग में ही रहता है मेजॉरिटी ऑफ। वहाँ पढ़ना मुश्किल होता होगा सबके साथ और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता अपने पार्टनर के साथ। कभी वो कहता है लाइट मत खोलो, कभी हम कहते हैं पंखा खोलो, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, इसलिए लोग लाइब्रेरी प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लाइब्रेरी ऊपर के फ्लोर्स पे भी तो होंगी, सिर्फ बेसमेंट में नहीं है? मैम सिर्फ कुछ 1 या 2% होंगी, सिर्फ 1-2% लाइब्रेरी, वो भी रोड पार करके आपको मिलेंगी। यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ देम लाइब्रेरी आपको अंडरग्राउंड ही मिलेगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर काम चल रहा है, एक नई बनाई जा रही है। देखिए ऐसे छोटा सा दरवाज़ा होता है, ये एक दरवाज़ा होगा एग्जिट और एंट्री के लिए, 2 दरवाजे नहीं होंगे। और ये बायोमेट्रिक सिस्टम से चलेगा। बायोमेट्रिक से क्यों चलता है? क्योंकि आपको हर छात्र से पैसे वसूलने हैं, आपको उसका हिसाब किताब चाहिए, इस वजह से। और देखिए ये है वो खिड़की जो रहेगी, और यहाँ ये देखिए ये एक एग्जॉस्ट लगा है, ये एक एग्जॉस्ट लगा है। ये व्यवस्था होती है और इस तरह की ये होती है बेसमेंट लाइब्रेरी। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इस तरह की बेसमेंट लाइब्रेरी जिस पर अभी भी काम चल रहा है। तो एक तरफ सील की जा रही है, दूसरी तरफ काम चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। यानी क्या ये वक्ती तौर पर ही है? कुछ समय बाद फिर इसी तरह का सिस्टम वापस चलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कैसी है लाइब्रेरी की व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्थाओं में पढ़ते हैं छात्र। तमाम बेसमेंट हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है, लेकिन रहते कहाँ हैं वो भी हमने देखने की कोशिश की, और बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस हैं। वहाँ पर रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, वहाँ सिर्फ वो सो सकता है, और सोना भी बहुत मुश्किल है, शायद सोना भी संभव नहीं है। वहाँ रहकर वो पढ़ाई कैसे करते हैं, और इसीलिए उन्हें इन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह की बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ चल रही हैं। और जो पीजीज़ हैं उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, ब्रोकरेज का कोई लिमिट नहीं है। हमारी कुछ छात्रों से बात हुई, उनका ये कहना था कि अपने हिसाब से किराया बढ़ा भी देते हैं। हमें तो यहाँ पे साल हो गया, हमारे पापा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे छोटा सा रूम होता है। ये लोग ना 17,000 लेते हैं, 17,000। ये फिर मानते भी नहीं है, बोलते हैं कि दो मतलब से ये करते हैं। और पावर का भी क्या है कि 6 मतलब ये 7,000। मैम अभी ब्रोकरेज भी मैम अभी ना बेसमेंट का लाइब्रेरी बंद हो गया है, तो जो फर्स्ट फ्लोर का लाइब्रेरी है हमने बताया ये 5,000 कर दिए मैम रेंट। 5,000 6,000 का रेंट आ गया मैम। बताइए लाइब्रेरी का कैसे सर्वाइव करेंगे मैम? 14-15,000 का रूम है, रूम हमारा बस सिर्फ सोने के लिए। जैसे एक छोटे से रूम होता है, उसका 25,000 रेंट होता है। तो जब कोई पहली बार लेने आता है तो ब्रोकर बोलता है कि 1 महीने का तो वो चाहिए, एडवांस लेगा, फिर 1 महीने का वो खुद लेता है सिर्फ रूम दिलाने के लिए। तो एक रूम जब वो करेगा तो 70-80,000 वो स्पेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। कई बार जब रूम छोड़ना पड़ता है तो वो जो डिपॉजिट किया वापस भी नहीं मिलता। 35,000 भी नहीं वो देते। आप बताइए। मैम सबसे पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों का जो भी ब्रोकरेज का है वो लोग लेते ही है, और वो ये भी बोलते हैं कि नेक्स्ट जो बंदा आएगा उसके पहले अगर वो रेंट देगा हम उसमें आपकी सिक्योरिटी रिटर्न देंगे। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है।
कोई भी लीड करने वाला नहीं है, कोई भी हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अभी ये इंसिडेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ देम मीडिया इज परहैप्स देयर, बट उसके पहले भी यहाँ पे डीसिल्टिंग और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई। नो वन इज केयरिंग अबाउट, नो वन इज शोइंग दैट थिंग इन प्रीवियस ईयर। इट्स बीन मोर देन 10 years वहाँ पे वाटर लॉगिंग मोर देन 5 feet हो जाता है, बट कोई नहीं आया, किसी ने कुछ कवरेज नहीं दिखाया। आइदर ही इज MP, MLA, MCD, कोई भी हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन। बट क्या होता है कि कोई भी आता है, कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर आता है, वो आम आदमी पार्टी या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कोई भी पार्टी इस अदर पार्टीज को एक ब्लेम करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी चीजें हैं, यानी समस्या का समाधान होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। एग्जैक्टली। अब सीवेज है, उन पे राजनीति खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, और एक और बड़ा सवाल भी है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं, 58,000 करोड़ का बिजनेस है ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इनका, तो वो छात्रों को कुछ सुविधाएं मिले उनके रिड्रेसल के लिए, या उनकी अगर कोई समस्या है उसको हल करने के लिए यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कुछ और इनिशिएटिव लें। सिर्फ पैसा ही कमाना मकसद नहीं है, होना चाहिए ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, वो लोग करते हैं लोग, लेकिन उसके आगे भी बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखिए कोशिश की है कि हम दिखाएं आपको, एक सिर्फ लाइब्रेरी नहीं चलती है, बेसमेंट में लोग रहते भी हैं, छात्र कैसे बेसमेंट में रहते हैं, कैसे जीने के नीचे की जगह जिसे आप स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर घरों में, वहाँ पर छात्र रहते हैं, वो कमरा है उनका, वो जगह है, स्लैब, किचन का स्लैब, ऐसे स्लैब पर सोते हैं, वो उनका बिस्तर है। इस तरह की इनह्यूमन कंडीशंस में छात्र रहते हैं और कोई नॉर्म्स नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट। हम आपको एक पीजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तरह के हालात में रहते हैं छात्र। और यहाँ एक घटना 1 हफ्ते पहले हुई है, एक लड़की ने सुसाइड किया है इसी वजह से, क्योंकि उसे तमाम तरह का हैरेसमेंट किराए की वजह से और जो ब्रोकरेज उसे देनी पड़ रही थी वो झेलना पड़ रहा था, और ये उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा। ऐसी जानकारी हमें दी गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की सिचुएशन है। आइए। बेसमेंट में है ये पीजी और हम वहीं जा रहे हैं। तो देखिए ये बेसमेंट में 4 कमरे हैं, ये 2 रूम्स और ये 2 रूम्स। ये सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर लोग किसी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर एक बच्ची रहती है, यहाँ पर एक बच्ची यहाँ रहती है, 11,000 उसका रेंट देती है। यहाँ पर ये रूम इनका रूम है और ये 2 कमरे अभी खाली हैं, लेकिन देखिए ये जो जगह है ये किचन के तौर पर बनाई गई और ये बेसमेंट है। और देखिए ये इनका कमरा है, इस कमरे में ये रहते हैं। ये जगह है जहाँ ये आप इस रूम का कितना किराया देते हैं? 12,500 रेंट, 12,500 डिपॉजिट। 12,500 रेंट देते हैं और उतना ही डिपॉजिट है। ब्रोकरेज अलग से 7,500 दिया है जब मैं आई थी इनिशियली तब। और इलेक्ट्रिसिटी अलग। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब मीटर लगाते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? मीटर है उधर बाहर। और उसके लिए वो चार्जेस कैसे लेते हैं? यूनिट भी अपने हिसाब से तय करते हैं या सरकारी रेट लेते हैं? हमारे यूनिट आता है, उसके बियॉन्ड हम लोग पैसा देते हैं क्योंकि उनको बोलते हैं कि कमर्शियल चार्जेस लगता है। तो बहुत आया था, एक बार तो 15,000 तक का इस सिर्फ बेसमेंट का आया था बिल का कॉपी है मेरे पास। ठीक है। तो देखिए ये जगह है, यहाँ किताबें रखी हैं, यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, इसी जगह में ये रहते हैं। इस कमरे में बेसमेंट में 4 कमरे बना दिए गए हैं, सीढ़ी के ठीक नीचे एक कमरा बना दिया गया है, यहाँ 2 कमरे बनाए गए हैं, यहाँ किचन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर चूल्हा रखा है, गैस सिलेंडर है और ये बेसमेंट है। ये कितना सेफ है, इस पर तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं। जब तक की बात हो रही है कि बेसमेंट को आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ बाकायदा रहते हैं बच्चे और यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये है एक बेसमेंट और इस बेसमेंट में है 1 2 नहीं 4 कमरे। सीढ़ी के नीचे के हिस्से में भी एक कमरा बनाया गया और ये कमरा इस समय बंद है, वरना हम कोशिश करते हैं कि आपको ये कमरा भी दिखाते हैं कि दरअसल सीढ़ी के नीचे कोई रहकर कैसे कमरे का पैसा भी देता है और पढ़ाई भी करता है। जी बताइए। हाँ, यहाँ 1 महीने से पानी यहाँ से सिपेज हो रहा है, ये पूरे सीढ़ी से पानी आ रहा है, रूम के अंदर तक पानी आता रहता है। एंड ऑनर को हम लोग रेगुलरली कंप्लेन किए हैं पूरा, और वो बोलते हैं विल डू इट टुमारो, विल डू इट डे आफ्टर टुमारो। नहीं आते हैं। रात भर मैं उठती हूँ, बेड नीचे पैर रखती हूँ, सब पानी हो चुका होता है। सो अभी इंसिडेंट के बाद हाँ इमीडिएटली उन्होंने कुछ टेम्परेरी फिक्स किया है, बट दे सेड दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सीपेज फ्रॉम साइड बिल्डिंग।
वी डोंट नो येट, बट यस ऐसा कंडीशन। और सब लोग यहाँ खाना बनाते हैं? कुछ किसी का टिफ़िन सर्विस आता है, 2-3 जन हम तो यहाँ बनाते हैं खाना। यहाँ खाना बनाते हैं, सिलेंडर रखते हैं। और देखिए यहाँ बारिश के मौसम में पानी आता है? यस यस। आप हमें बता रही थी कि यही वो बिल्डिंग है जिसमें एक छात्रा ने सुसाइड भी किया। कब हुआ ये घटना? कब हुई? संडे 21 जुलाई शाम के 6 से 8 बजे तक। हाँ ठीक है। वो कहाँ पर, अगर वो हमने दिखाया? आइए आगे, आ जाइए आगे, आ जाइए। हाँ चलिए चलिए। तो देखिए ये इस तरह की स्थिति में बेसमेंट में न सिर्फ लाइब्रेरीज चल रही हैं, बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं और वहाँ छात्राएं रहती हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था वो घटना। यहाँ पर कितने कमरे हैं? यहाँ इसके अंदर 3 कमरे हैं। और यहाँ पर एक छात्रा ने 21 जुलाई को, जैसे कि हमें बताया जा रहा है, सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में उसमें लिखा कि किस तरह का हैरेसमेंट उसे झेलना पड़ा और इस वजह से वो भी एक वजह थी उसकी आत्महत्या करने के पीछे। तो छात्र जो बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं अपने घरों से, अपने अलग अलग राज्यों से, देश भर से, यहाँ आकर इस स्थिति में वो रहते हैं, तब जबकि हर चीज़ के लिए वो पैसा देते हैं और हर घड़ी उन्हें कोई भी सुविधा देने के लिए पैसे वसूले जाते हैं और पैसे वसूलने के बाद उन्हें वो सुविधा भी नहीं मिलती है। तो देखिए ये जो जगह है यहाँ ये गवाह बनी है एक छात्रा की। जैसे हमने आपको ये 2 रिपोर्ट्स दिखाई हैं, हमने यहाँ रह रहे छात्रों के जीवन के हर पहलू के बारे में बात करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की है कि दरअसल उनकी समस्याएं क्या हैं। एक बड़ी समस्या छात्र के लिए होती है कि उसे अच्छा खाना मिले, हाइजीनिक खाना मिले, समय पर खाना मिले, लेकिन यहाँ जो वो खाना खाते हैं, वो खाना खाकर वो स्वस्थ कैसे रहते हैं, वो पढ़ाई कैसे करते हैं, ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा है यहाँ पर कि आपको या तो मेस चला रहे हैं वो बेसमेंट में, लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने गैस का चूल्हा रखा है, मतलब सेफ्टी नॉर्म्स का तो उल्लंघन है ही, हाइजीन बहुत बड़ा इशू है। कितना महंगा खाना मिलता है खाने के लिए और वो खाना भी बेस्वाद और अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया गया है। जी मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग अपने घर से दूर रहने के लिए आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए, अपने आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। मैडम यहाँ पे आप खाने का स्थिति देखिए, खाने का जो स्थिति है आप खा नहीं सकिएगा, वैसा स्थिति है। हम बच्चा आए ना दिन बीमार, उसके लिए पैसा कितना देना पड़ता है? मैडम पैसा एज ए ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है, 5,000 6,000 एज आ मंथली। मैं मुझे मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, 6,000 प्लस आपको महीने का देना पड़ता है और उसके बाद भी आपको खाना वैसे डिज़ायरेबल नहीं। पानी मैम आप पीने का तो एक सेकेंडरी हो गया मैम, एक बेसिक सा चीज़ें, नहाने का पानी मैम, सफ़ेद पानी आता है मैम यहाँ पे नहाने के लिए। और जो ये वाटर लॉगिंग की जो यहाँ पे जो समस्या है मैम, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, फिर दिल्ली में वापस डेंगू का मलेरिया का कहर फैलेगा। ये जो वाटर लॉगिंग होगा उससे ये फैलेगा। यहाँ पे इतने सारे बच्चे छोटे छोटे गलियों में रहते हैं मैम, और उसका कोई बचाव का भी कुछ कार्य करने के लिए रहता है। मैम यहाँ पे मैं पीजी में रहता हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है मैम। यहाँ पे जितने भी पीजी है मैक्सिमम आप चाहे 8.5 का ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, जो भी है, खाने का जो कंडीशन रहता है इनका सेम ही रहता है। मैक्सिमम जो भी चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे कि अरहर की दाल हो गई या बहुत सारे महंगी चीज़ें हो गई, उन इंग्रेडिएंट्स का कम यूज किया जाता है। हरी सब्जियां हो गई, उनको कम यूज किया जाता है, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें यूज कर देते हैं वो एज अ ऑप्शनल की तरीके से। और वहाँ पे भी हमने देखा है कि किस तरह की स्थिति है। आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं कुछ? हमें जो खाना मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो खाना है आलू जो मिलता है, उसकी वजह से मुझे खुद फूड पॉइजन हुआ था। और मैंने इसी कारण पीजी छोड़ दी, अभी फ्लैट में रहता हूँ। और ये होगी हमारी मतलब पर्सनल बात, जो घटना हुई है, हमारा जो मतलब जो डिमांड था कि हमारे को मुआवजा मिलने को ना, उस पर अभी तक कोई बात हुई नहीं है, कोई बात करने को राजी नहीं है अभी, उसमें कुछ मतलब हुआ नहीं। यहाँ पे आप चारों तरफ बैरिकेडिंग देखिए मैडम, ये नहीं लग रहा है कि ये स्टूडेंट का इलाका है, ऐसा लग रहा है कि वो लाल चौक पे हम लोग आ गए हैं। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, घेर के बंद कर दिया है। हर प्रॉब्लम्स हर लेवल पे हैं। अगर आप सिर्फ अब खाने की बात कर रहे हैं ना, खाने की नहीं, रहने के लिए ब्रोकर्स की इशू, फिर ओनर्स का इशू, ओनर्स के बाद कोचिंग सेंटर आ रहे हैं उधर इशू, ठीक है। खाने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं खाने का इशू, अगर बाहर
मार्केट में हम लोग कुछ खरीद भी रहे हैं, स्टूडेंट समझ के महंगा दिया जाता है। हर जगह समझ, हमने कोशिश की, हमने दिखाया, पीजी भी दिखाया हमने। हर जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको एग्जामिन करके अगर आप प्रॉब्लम्स निकालेंगी तो सब स्टूडेंट्स को एकदम मतलब परेशान करने में लगे हुए हैं हर लेवल पे। यानी कोशिश ये होनी चाहिए। यहाँ पे हमें ना मतलब कि 7 लाख तक हो गया है साल में यहाँ पे थी 7 लाख तो हो गया ना हमारा, 7 लाख से ज़्यादा ही हो गया हमारा। तो 7 लाख तक हो गया हमारा। भारत की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट को और एमसीडी को कि जितने भी पीजी हैं उसको बराबर रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पीजी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और जब हम सीढ़ियों पे चलते हैं तो उसमें से सीमेंट निकलता है। जर्जर हालत में, बहुत हालत में काफ़ी हो गया, बेसमेंट में भी पानी भर गया। सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, पैसा लेने के लिए हर कोई मौजूद है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं है। हमने क्या देखा, खाने की क्या कंडीशन है, कितनी इतने थाली मिलती है, कितना पैसा खर्च करते हैं छात्रों पर, कैसा खाना खाने को मिलता है, देखिए आप। IAS की पढ़ाई करने के लिए जो छात्र यहाँ आते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो कहाँ पर खाना खाते हैं? आमतौर पर यहाँ खाना खाते नहीं हैं, यहाँ से खाना मंगाते हैं या कभी कभी पैक करा कर लेके जाते हैं। उनके अपने हॉस्टल में भी जहाँ वो रह रहे हैं, पीजी है, वहाँ पर भी उनको खाना दिया जाता है, उसके लिए चार्ज लिया जाता है। 2 समय का खाना 4000 रुपये, अगर वो नीचे जाकर खाएंगे तो अलग रेट है, कमरे पे मंगाएंगे तो अलग रेट है, बाहर से मंगाएंगे तो अलग रेट है, अगर कोई देने के लिए आएगा तो उसका वो डिलीवरी चार्ज लेगा, यानी हर जगह पर पैसे वसूलने का तरीका। लेकिन हाइजीन देखिए आप, ये स्थिति है यहाँ पर और ये तमाम रेट हैं। नॉर्मल थाली 70 रुपये, ये देखिए ये थाली 100 रुपये, और यहाँ ये है सिस्टम जहाँ पर ये बनाया जाता है खाना और परोसा जाता है। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती है, तो आमतौर पे यहाँ से खाना मंगा लेते हैं। महीने का डिनर अगर आपको लेना है तो 1800 रुपये है, दिलकुश थाली 100 रुपये है, और देखिए ये हैं रेट, और इस हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। नॉर्मल थाली 70 रुपये, मीडियम थाली 90 रुपये, डिलक्स थाली 100 रुपये, डिनर करना है 1800 रुपये, और जो व्यवस्था है वो आप देखिए किस तरह की व्यवस्था है। और इसी तरह के तमाम जो मेस हैं यहाँ पर, खाने की जो दुकानें हैं वो चल रही हैं। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर अगर वो खाना खाते हैं तो वहाँ पर भी बेसमेंट में उनके लिए इस तरह की थाली यहीं से मंगाकर उनको दे दी जाती है। वो अपने कमरे से प्लेट लेकर जाते हैं और उसमें खाना लेकर आते हैं। किस तरह की कंडीशन में खाना बनता है वो आपको देखिए। यहाँ पर हमने कोशिश भी की अपनी इन रिपोर्ट्स के ज़रिए कि हम बात करें कि समस्याएं कितनी हैं छात्रों की। समस्या हर कोने पर है, हर मोड़ पर है उनके लिए। वो छात्र जो बड़े बड़े सपने लेकर अपने गांव से, अपने शहरों से, अपने राज्य से यहाँ आते हैं, ये IAS एस्पिरेंट्स हैं। और यहाँ के तमाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि किसी की 50 साल की लेगेसी है, किसी की 40 साल की लेगेसी है, किसी की उससे भी ज़्यादा पुरानी लेगेसी है, और वो न जाने कितने IAS बना चुके हैं। यानी वो लोग जो देश का सिस्टम चलाएंगे, वो लोग जो देश में व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, वो किस कंडीशन में रहते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग घर पे कोई बात बताते नहीं है कि पेरेंट्स घबरा जाएंगे, हमको वापस बुला लेंगे। मतलब इधर आने के लिए अगर कहते भी हैं कि हम आके मिल लेते हैं तो हम लोग उनको मना कर देते हैं। वहाँ तो रह भी नहीं सकते जहाँ पे रह रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे ना इधर, तो हमको पता है कि हमारी पढ़ाई इधर बंद हो जाएगी। वो नहीं चाहेंगे कि वो देख नहीं पाएंगे कि हम इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। वो हमको तुरंत अभी ये जो हुआ है 2 दिन से समझ लीजिए कि लगातार फ़ोन आ रहे, कॉल आ रहे कि घर आ जाओ, ऐसा सिचुएशन है। और ये लगातार चलता है, हम लोग लगातार घर पे झूठ बोलते हैं। क्यों? सिर्फ पढ़ने के लिए। छोटे छोटे रूम्स के 20-22 हज़ार का रेंट है यहाँ, सिर्फ इस एरिया में नहीं, बाकी शादीपुर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, 20-20 हज़ार रुपये का रेंट दे रहे हैं पर बंदा। और देखिए वहाँ रेंट बढ़ता है। पानी के लिए पैसे वसूले जाते हैं, साफ पानी नहीं मिलता। खाने के लिए पैसे वसूले जाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता। बिजली के लिए सब मीटर्स लगाए गए हैं और उसका पर यूनिट क्या चार्ज होगा ये मालिक मकान तय करेगा, वो कोई सिस्टम नहीं है। मैम वो सोली मालिक पे डिपेंड करता है। 10, 11, 12 यूनिट से दिया है मैम। 200 यूनिट जो फ्री मिलते हैं वो हमको नहीं मिलते हैं, 14 यूनिट से पे करना पड़ता है। उसमें भी 500 रुपये मतलब देना ही पड़ता है। अगर 500 से कम हुआ तो भी 500 रुपये देना ही पड़ता है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट भी कि कैसे बिजली के नाम पर भी वसूली की जाती है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हमारे साथ छात्र मौजूद हैं कुछ, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जब एक छात्र यहाँ पहुँचता है, उसे शुरुआत से लेकर यहाँ एडमिशन लेने, पढ़ाई करने के दौरान किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यहाँ जब छात्र पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले तो कमरा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसमें क्या समस्या आती है? मैम नमस्ते मैम, मेरा नाम अरविंद सानी है। मैं अभी PhD कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम, जैसे आप यहीं रहते हैं? नहीं मैम, मैं रहता हूँ नॉर्थ कैंपस, लेकिन
ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है कि एक गांव से स्टूडेंट आता है, उसकी दिल्ली में कोई जान पहचान नहीं होती है, या अगर कहीं जान पहचान भी है तो एक दूसरे कोने पे जान पहचान है, और हमें अगर यहाँ पे करोल बाग में रूम चाहिए तो सबसे पहले हम ब्रोकर के पास जाते हैं। ब्रोकर के यहाँ पे 100% जो रूम रेंट है उतना कमीशन लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 10,000 रूम रेंट है या 20,000 या 30,000 अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो सेम रेट अगर 20,000 रूम रेंट है तो 20,000 उसको कमीशन चाहिए, 20,000 एडवांस में चाहिए, सिक्योरिटी मनी चाहिए। तो इस तरह से कम एक महीने में फर्स्ट मंथ में स्टूडेंट को कम से कम 60-70 हज़ार लाख रुपए होने चाहिए। 3 गुना देना पड़ेगा उसे, क्योंकि जो रेंट है उसके अलावा उसे 3 गुना और पैसा देना पड़ेगा। हाँ जी मैम, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ऊपर से स्टूडेंट आता है घर से 15-20 हज़ार रुपये लेके, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग आते हैं। कुछ लोग भाई किसी की क्षमता है तो वो तो उस हिसाब से आएगा, लेकिन जिसके पास 15-20 हज़ार लेके आएगा, हम चलेंगे कोचिंग करेंगे और किस्तों में भी पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कोचिंगें हैं, ये बड़ी बड़े जो भी कोचिंग साइड से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मुश्त पैसा देना होता है। तो ये कई बार बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए समस्या हो जाता है कि वो आते तो हैं कोचिंग के लिए, अब वो फिर आप बताइए कि क्या उसके बाद क्या समस्या आती है? ब्रोकरेज का समस्या है। आपको जितना पैसा देते हैं उसमें जो स्थितियां हैं यहाँ पर जिसमें रहते हैं लोग, वो तो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस है। उसमें पढ़ाई कैसे होती है? मैम देखिए, अगर आप एवरेज रूम साइज देखेंगी तो एवरेज रूम में अगर आपने बेड लगा दिया, टेबल लगा दी, उसके बाद चलने की जगह नहीं रहती है। ये क्या करते हैं, ये कभी कभी अगर रूम थोड़ा सा भी बड़ा है तो कार्डबोर्ड की शीट लगा के रूम को डिवाइड करते हैं। उसके बाद भी अगर इनको जगह यूटिलाइज करनी है तो बालकनी को तोड़ के फिर एक और कार्डबोर्ड शीट लगा के वो बालकनी को भी ये रूम बना देते हैं। मैम उसके बाद भी क्या करते हैं, अगर ये खत्म हो गया, अगर टेरेस है तो टेरेस पे एल्यूमिनियम की शीट लगा के ये रूम बना देते हैं। पीछे मैम देखिए वो बन रहा था, उन्होंने कवर किया है। वो देखिए मैम वो बन रहा था, वहाँ पर एल्यूमिनियम की शीट लगाई जा रही थी। समस्याएं इतनी हैं इन छात्रों के जीवन में कि उन्हें हल करने के लिए आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम सड़ गया है। इस पूरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि ये बच्चे जाकर अपनी शिकायत कहीं पर कर पाएँ। ये सिर्फ एक बिजनेस का अड्डा है। यहाँ पर सिर्फ पैसे वसूलने का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कोई नॉर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्म्स, रेगुलेशंस नॉन एग्जिस्टेंट हैं, तो वो होना चाहिए कि वो यहाँ पर लागू हो। हम यहाँ से शाम 6 बजे भी छात्रों से बात करेंगे। फिलहाल सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं क्योंकि वायनाड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओवर टू यू सुरभि। शुक्रिया सुमेरा। और अब केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर खौफनाक तस्वीरें आपके सामने होंगी। फिलहाल आपको बता दें, इस लैंडस्लाइड से 57 लोगों की मौत की खबर है। लैंडस्लाइड से 70 लोग घायल हुए हैं और लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। केरल से आ रही तस्वीरें भी आपके सामने, क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात के बीच लोगों को सुरक्षित निकालना भी चुनौती बनी हुई है। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहां देखिए किस तरीके से रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची टीम्स इस वक्त एक्शन में नजर आ रही हैं और लगातार बिगड़ते हालात के बीच किस तरीके से स्थिति पर नजर बनाई गई है। क्योंकि अभी तक आपको बता दें, इसी लैंडस्लाइड में 57 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 70 लोग घायल। तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक है। कुदरत के रौद्र रूप ने पल भर में भीषण कहर बरपा दिया। हर तस्वीर इस विनाश की दर्दनाक कहानी बयां करती है। दरकते पहाड़, मलबे की सद में आते गांव, या यहाँ वहां धसी गाड़ियां, पूरी तरह जलमग्न हो चुके आशियाने और दम तोड़ चुकी 50 से ज्यादा जिंदगी। मातम की वजह बनी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। धरती का स्वर्ग कैसे इस आपदा से बर्बाद हो गया। वक्त रात करीब 2 बजे। लैंडस्लाइड ने हंसते खेलते वायनाड को उजाड़ दिया। महज 15 सेकंड की तस्वीर समझने के लिए काफी है केरल में कैसा कोहराम मचा।
पहाड़ दरकना शुरू हुए तो देखते ही देखते गांव के गांव मलबे की चपेट में आ गए। अभी संभलने का मौका तक नहीं मिला और थोड़ी देर बाद घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी। वक्त 4 बजे। 2 घंटे बाद सुबह करीब 4 बजे दूसरी बार लैंडस्लाइड हुआ और रेस्क्यू की कोशिशों को झटका लगा। मोंट ककई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम जुट गई। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जाने लगा, लेकिन दरकते पहाड़ में दबी जिंदगियों को बचाना आसान नहीं।